बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ये इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कोर्स है, इसका आगाज़ करेंगे। इसमें आप एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो कि हमारे कोर्स में उनका प्रिंसिपल देखेंगे, और इसके अलावा कि हम कैसे किसी कंपाउंड को जो है जब एनालाइज करते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, तो हमें क्या जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम देखेंगे। तो हम आज के अपने टॉपिक की तरफ से आते हैं कि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम। तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन जो थी उसके आने से पहले हम क्या किया करते थे कि कंबस्टन एनालिसिस करते थे, एक प्रिसाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड कंबस्टन एनालिसिस सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास अननाउन मतलब अगर टोटली कोई अननाउन कंपाउंड है, हमारे पास उसका सिर्फ वेट है, तो हम उसका सबसे पहले वेट करके, और ये स्टेप्स जो है जो हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं, तो हम इस तरह करके उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचते थे। हम सबसे पहले कंबस्टन एनालिसिस से उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करते थे, और परसेंटेज कंपोजिशन से उसका एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला से फिर आगे हम मॉलिक्यूलर मास की एस्टिमेशन करते हैं। और मॉलिक्यूलर मास जब जो हमारे पास कंफर्म हो जाता है, हम फिर एक्सपेक्टेड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उन्हें अंडर कंसिड्रेशन लाते हैं। उनमें से फिर एक जो सूटेबल है, ठीक है, जिसकी तरफ हमारे क्लूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम उसे जो है अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला कंक्लूड कर, इस तरह हम डिड्यूस करते थे अपना, जब हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थी। तो आज हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है कि CXHYOZ प्लस ये एक्सेस में, ठीक है, ऑक्सीजन की हमने इसका जो है कंबस्टन किया इस अननोन कंपाउंड का, हमने वेट किया इसका 9.83 जो है वो मिलीग्राम्स हमारे पास वेट आया। तो इसकी हमने कंबस्टन किया, तो ये हमारे पास ही इससे CO2 प्लस Y/2 H2O। जो CO2 है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 23.26 मिलीग्राम प्रोड्यूस हुई। तो क्योंकि यहाँ हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो इसलिए 2H2O हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। मूव कर लें जी। तो इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसके मिलीमोल्स निकालेंगे। वहाँ से हम जो है मिलीमोल्स जो हैं कार्बन के और हाइड्रोजन कंटेंट जो है ओरिजिनल इन सैंपल वो निकालेंगे, और उससे फिर हम परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो ये मिलीमोल्स इसके H2O के, उसी से जिस तरह हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं गिवन मैस और मोलर मैस, तो जो गिवन मैस था वो हमारे पास 23.26 मिलीग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसका जो मोलर मैस है 44.01 है। ठीक है, तो उससे हमारे पास आंसर आ गया 0.528 ये मिली मोल्स हैं CO2 के। डबल M से मैं डिनोट कर रहा हूँ मिली मोल्स। ये हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हम जो मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन है इन ओरिजिनल सैंपल उसकी तरफ जाएंगे। ये आंसर याद रखिएगा आप। हमारे पास ये जो मिली मोल्स निकले हैं 0.528, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इंडिविजुअल कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12.01, तो वो हमारे पास आ गया जी 6.35 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन इन ये ओरिजिनल सैंपल। इसी तरह हम वाटर के निकालेंगे मिलीमोल्स।
और उससे हम हाइड्रोजन या ओरिजिनल सैंपल में निकालेंगे। अब उसकी तरफ आते हैं जी। तो अब इसी तरह जो मिली मोल्स हैं वाटर के, उसमें हमारे पास गिवन मैथ था जी 9.52 मिलीग्राम्स। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम इसके मोलर मैथ से, वो वाटर का जो है 18.02 होता है। उससे भी हमारे पास आ गया 0.528 मिली मोल्स ऑफ वाटर। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2H2O प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए हम इसे क्या करेंगे 0.528 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वो हमारे पास आ जाएगा 1.056 ये मिली मोल। अब यहाँ से हम देखेंगे हाइड्रोजन इन ओरिजिनल सैंपल 1.056 इंटू इसको हम जो है हाइड्रोजन उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें 1.008, हमारे पास आ गया 1.06 मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ओरिजिनल सैंपल। ठीक है जी, तो अब ये भी आप याद रखें वैल्यू। तो अब यहाँ से हम आगे परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो अब परसेंटेज जो कार्बन की कंपोजिशन है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। तो परसेंटेज जो कार्बन है वो किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास हमने जो ऊपर कार्बन जो कंटेंट था इन मिलीग्राम्स वो फाइंड किया था 6.35 मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास सैंपल था वो 9 जो अननोन सैंपल था वो 83 मिलीग्राम्स था। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 64.6%। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज जो हाइड्रोजन है कंटेंट उसके इस अननोन सैंपल में, वो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हाइड्रोजन ओरिजिनल सैंपल आया था 1.06 मिलीग्राम था, उसको हम 9.83 मिलीग्राम जो टोटल हमारा अननोन सैंपल है उसके डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो ये परसेंटेज हाइड्रोजन कंटेंट आएंगे वो थे वो बनेंगे हमारे पास 10.8%। ठीक है जी। तो अब रहेगी इसमें जो ऑक्सीजन है थर्ड कंपोनेंट, उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है उसके लिए हमारे पास परसेंटेज ऑक्सीजन हम किस तरह निकालेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन वो हमारे पास बराबर होगी 100 माइनस जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंटेंट आए हैं उनको आपस में एडअप कर दें। बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ 3 अज्जा से मिलकर बनी हो तो हमें 2 के बारे में पता लग जाए तो ये ऑब्वियस है जो पीछे गैप रह जाएगा वो थर्ड जो है वो कंपोनेंट है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। तो ये 64.6 और प्लस 10.8 इसको आपस में जमा करके हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 24.6। तो ये परसेंटेज ऑक्सीजन है। तो अब हम इसको अज्यूम ये करें कि 100 ग्राम सैंपल, तो ये 64% ऑफ 64.6% जो है ऑफ कार्बन अज्यूमिंग दैम एज ए 100 ग्राम सैंपल, तो ये 64.6 ग्राम्स हो गया। ठीक है, इसी तरह 10.8% जो है उसको हम इसका जो है 100 ग्राम सैंपल में से ही देखें कि 10.8% हाइड्रोजन जो कंटेंट है वो बन गया 10.8 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह ये हमारा जो ऑक्सीजन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मोल्स, हमारा मोल से कंसर्न है, हम इसके मोल्स निकालेंगे इंडिविजुअल हर एक के, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स के लिए वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। तो
मोल्स इसके कार्बन के, तो वही 64.6 ओवर 12.01 मैस है कार्बन का जो हमारे पास गिवन है ओवर मोलर मैस, तो ये बन गया 5.38 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं जी। इसी तरह जी ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम निकालेंगे 10.7। ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन ये इसी तरह आया 10.8 गिवन मैस और मोलर मैस 1.008। ठीक है जी, ये ऊपर हमारे पास आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन के हम मोल्स निकालेंगे, वो हमारे पास गिवन था जी 24.6 डिवाइडेड बाय ये 16.0 इसका जो है मोलर मैस है, ये हमारे पास आ गया 1.54 मोल्स। ठीक है, अब हम इसको रिज़ल्ट को कंबाइन करके एक एम्पिरिकल फार्मूला का जो है वो सेटअप वो करें, उसकी तरफ हम जाते हैं। उसके लिए मैं इसे रिमूव कर दूँ। इसका हमने देखें कितने निकालने हैं मोल्स कार्बन के, वो हैं जी 5.38। इसी तरह हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं 10.7। इसी तरह जो ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 1.54। तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में, क्योंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करना है तो हम सिंपलेस्ट रेशो में इसे करेंगे। सिंपलेस्ट रेशो में करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ये वैल्यू है हमारे पास सबसे छोटी, तो इससे हम सबको जो है इस पर डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो आएगी रेशो वो सिंपलेस्ट रेशो होगी। ये बिल्कुल इसी तरह जिससे हम C6H12O6 को जो है वो डिवाइड कर देते हैं सारे को 6 से, तो C1 रह जाता है, H2 और O भी 1 रह जाता है। तो इसी तरह हम इसको करेंगे डिवाइड जो है इस सारे को 1.54 1.54 1.54 कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलेस्ट रेशो। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा जी C3.49 H 6.95 और ये O जो है ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन करते हुए इसको जो वैल्यूज़ को हम डेसिमल सिस्टम से ख़त्म करेंगे। C 3.49 था, ये 3.50 है जी। जो H है वो हमारे पास 6.95 था, वो 7 हो गया, और O 1। या हम इसको जो है इंटू 2 करें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा C7 H14 और O2। तो ये ऐसे था कि हमने अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, उससे मिलीमोल्स निकाले, मिलीमोल से परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसे निकाला, उस परसेंटेज कंपोजिशन से हमने इंडिविजुअल मोल्स निकाले, और उससे हमने जो है एक जो है उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करके एक हमने हमारे पास आया, और उसको हमने जो डबल किया तो एक ये एस्टिमेटेड हमने ये एक फार्मूला जो है वो निकाल लिया इसका, हमारा जो अननोन कंपाउंड है उसका। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो हमारा ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मॉलिक्यूलर मैथ जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? उसे इस तरह देखें आप कि ये C7H14 O2 जो है ये हमारा जो है एक्सपेक्टेड हमने निकाला है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है, और तब तक कंफर्म नहीं होगा
कि जब तक हमें मोलर मास कंफर्म नहीं है, और इसकी जो है वो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, हमारे पास मोलर मास जो है वो कंफर्म जो होना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये लाजमी नहीं है। अगर हमें मोलर मास का नहीं पता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये भी हो सकता है, इसको हम और जो है इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन के अब इस यहाँ तक जब हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला और उससे फर्दर एक जो है एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन यहाँ अब हमारा जो है मेन स्टेप है कि हमने यहाँ मॉलिक्यूलर मास की कंफर्मेशन करनी है। तो हम और जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के आने से पहले या उनके यूज़ किए बगैर हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचते हैं, हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो इसमें हमने ये पीछे ये सारा स्टेप कर लिया। अब इसमें हमारे पास मेन जो यहाँ आ गई कि हमें यहाँ मॉलिक्यूलर मास का लाजमी पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम पहले क्या करते थे, वेपर डेंसिटी मेथड होता था, वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री है, ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड होते थे। हम इनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास की जो है वो एस्टिमेशन लगा लिया करते थे। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की एस्टिमेशन लग गई है, हमें ये पता लग गया कि हमारा मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो फिर हमारे लिए और आसानी हो जाती थी। जैसे मैंने ये आपको ऊपर मिसाल दी है कि हमें ये हमारा एस्टेब्लिश्ड जो है हाइपोथेसाइज्ड जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कि ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके साथ ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को नैरो डाउन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी एक मेथड को यूज़ करते हुए वेपर डेंसिटी, वेपर प्रेशर, ऑस्मोमेट्री या क्रायोस्कोपिक मेथड जो है, हमने अपना मॉलिक्यूलर मास जो है वो देख लिया कि वो कितना है, ठीक है। मॉडर्न लैब में तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डायरेक्ट यूज़ करके उसको कर लेंगे, लेकिन उस दौर में हम इस तरह करके अपना मॉलिक्यूलर मास हमने कंफर्म कर लिया। अब इस आप देखें कि हमारा जो अननोन कंपाउंड अंडर एनालिसिस है, तो उसका हमारे पास आप ये एज्यूम कर लें कि जी हमने इनमें से एक मेथड यूज़ किया, तो हमने मॉलिक्यूलर मास हमें ये पता लगा जो हमारा जो भी अननोन कंपाउंड है ये 130 है, ठीक है जी। तो अब उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, आप गौर से देखें कि ऑक्सीजन जो है कार्बन को 12 × 7 करें, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 16 × 2 है। तो इसमें हम इस तरह कहेंगे कि ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने इस्टेब्लिश किया है और जो हमने इनमें से किसी एक और मेथड से जो मॉलिक्यूलर मास जो डिटरमिन किया 130, वो दोनों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि आप इसको ये कार्बन 12 × 7 इसको करेंगे, कार्बन का निकालें, हाइड्रोजन 14 है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 16 × 2, तो ये 130 बनता है। हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा वो 130 और वो आइडेंटिकल है हमारे जो हमने फार्मूला इस्टेब्लिश किया उससे। तो अब हमारे पास जो मेन काम है वो हम करेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसकी कंफर्मेशन करने की ट्राई करेंगे जी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अब यहाँ तक जो हमने अपना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने ख़ुद से जो एस्टिमेशन लगा के इस्टेब्लिश किया, उसको फर्दर हम जो है ओरिजिनल कंपाउंड तक जो है वो पहुंचने के लिए और ये चीज़ जो है इस चीज़ को करने के लिए वेरीफाई कि ये वाकई जो है वो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला उस अननोन कंपाउंड का। हमारे पास ये आगे कुछ मेथड्स हैं, इनमें से एक है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसे हम अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहते हैं कि उस जो है मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स या रिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। तो एक ये है और इसी तरह एक है द रूल ऑफ 13। तो ये मेथड्स हम तब मतलब करते हैं अप्लाई कि जब हमारे पास जो है वो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मौजूद नहीं है, तो और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो पॉसिबल जो हैं मॉलिक्यूलर जो फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं, या इस ये जो हमने इस्टेब्लिश किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके आगे फर्दर और पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि जो दैट फिट्स द बेस्ट, जो हमारी डिस्क्रिप्शन पे जो है वो बेस्ट फिट करे, तो हम उधर से फिर आगे जो है अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचते हैं। तो इन दोनों रूल हम इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।